हाय हेलो एवरीवन। सो आईएफएल फाइनेंस पे एक बहुत बड़ी अपडेट है। बेसिकली आरबीआई ने आईएफएल फाइनेंस का जो गोल्ड लोन का जो प्रोडक्ट है उस पे बैन लगा दिया है। इट मींस कि आईएफएल फाइनेंस आगे फर्दर इंक्रीमेंटली गोल्ड लोन प्रोडक्ट डिसबर्स नहीं कर सकता अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी और न्यू कस्टमर्स को भी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो आईएफएल फाइनेंस को लगा है। आरबीआई का सिंपली कहना है कि लास्ट कुछ टाइम से उन्होंने कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किया था कि आरबीआई आईएफएल फाइनेंस का जो गोल्ड लोन का कंप्लायंस है उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसकी अंडरराइटिंग के लिए, इसके कलेक्शंस को लेकर के, लोन टू वैल्यू जो रेशियो है उसको लेकर के, एंड इसके लिए उन्होंने बार बार जो मैनेजमेंट है आईएफएल फाइनेंस की उसको नोटिफाई किया था। बट उसके बाद भी कोई कोई एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिला आरबीआई को, उनके मैनेजमेंट की तरफ से, उनके बिजनेस की तरफ से। सो एट द एंड आरबीआई को फोर्सफुली ये डिसीजन जो है वो इस कंपनी के अगेंस्ट में लेना पड़ा है। अब इसमें कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं डिक्लेयर किया आरबीआई ने। उनका सिंपल सा कहना है कि जब तक वो 100% श्योर नहीं हो जाते अपने एंड पे कि कंपनी ने एडिक्वेट एक्शंस ले लिए हैं और अब वो फ्लॉज, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो इश्यूज है, वो इस कंपनी के कंप्लायंस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तब तक ये बैन इस कंपनी पे, इस बिजनेस पे कंटिन्यू रहेगा। लास्ट कुछ मंथ्स में, कुछ क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो आरबीआई काफी ज्यादा एग्रेसिव रहा है इन चीजों को लेकर के। हमने अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में भी देखा कि उन्होंने रिस्क वेटेज इंक्रीज कर दिया। देन एआईएफ के अगेंस्ट में उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। इसके बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक के अगेंस्ट में उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया, एंड अब आईएफएल फाइनेंस पे उन्होंने एक काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। सो ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आरबीआई अभी बहुत एग्रेसिव मोड में है और स्पेशली कंप्लायंस को लेकर के वो बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहा है किसी भी बिजनेस को, एंड जहां पे उन्हें इस तरीके का प्रॉब्लम दिखेगा वो काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है। नाउ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, सो अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आईएफएल के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिकॉज जब आप आईएफएल फाइनेंस को देखते हो तो गोल्ड लोन इस कंपनी के लिए 32-33% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल लोन बुक में। तो एक बहुत ही मेन प्रोडक्ट है इनके लिए गोल्ड लोन का प्रोडक्ट। लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, कुछ ईयर्स में अगर आप इस कंपनी की ग्रोथ देखते हो तो 25-30% की ग्रोथ रही है। एट द सेम टाइम इनका जो गोल्ड लोन का जो प्रोडक्ट है वो भी 30-35% की रेट से ग्रो हुआ है लास्ट 2-3 साल के अंदर। सो ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो 30-35% पे ग्रो कर रहा था, 32-33% आपके टोटल लोन बुक में कंट्रीब्यूट कर रहा था, उस पर बिल्कुल फुल स्टॉप लग चुका है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस कंपनी के लिए एंड इनके इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सो अगेन, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट जस्ट एक इंपॉर्टेंट थीसिस डिस्कस करेंगे जो हमने पहले भी डिस्कस किया है बार बार। तो आपको ये चीज समझनी है कि जब भी इस तरीके की चीजें होती है मार्केट में, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास हमेशा एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड हमें उसी के बेसिस पे एक्ट करना है। हम कुछ भी खुद से अज्यूम नहीं कर सकते, कोई स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास जो चीजें हैं हमें उसी के बेसिस पे डिसीजन लेना है। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है। कंपनी के ऊपर जो मेन इनका प्रोडक्ट है उस पर बैन लग गया है। आगे इनकी ग्रोथ ऑब्वियसली हैम्पर होगी, बिजनेस पे ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो एज अ वाइज इन्वेस्टर हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ऐसे केसेस में हमें ऐसे बिजनेस से एग्जिट करना चाहिए, अपने कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करना चाहिए, एंड जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली ट्रैक तो कंटिन्यू करना ही है हमें इस बिजनेस को। अगर आप लास्ट ईयर का एग्जांपल लो तो एंजल वन के साथ में भी ऑलमोस्ट सिमिलर यही केस हुआ था। सेबी ने बैन लगाया था उनका जो सब ब्रोकर वाला बिजनेस है, जो कि 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता था उनके टोटल रेवेन्यू में, उस पर सेबी ने 6 मंथ्स का बैन लगाया था। देन स्टॉक को बहुत नेगेटिव रिएक्शन मिला था वहां से, लेकिन उसके बाद भी एंजल वन ने कंसिस्टेंटली अपने ग्रोथ नंबर्स को मेंटेन रखा। इनफैक्ट 1-2 क्वार्टर के बाद तो ग्रोथ नंबर और इंप्रूव हो गए, 40-50% से बिजनेस ग्रो हुआ। और जैसे वो बैन हटा, ग्रोथ और अच्छी हुई, और आज आप देख रहे हो कि स्टॉक वहां से भी ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना हो गया है। सो वो क्यों हो पाया? बिकॉज उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस कांस्टेंट रही। तो ट्रैक तो आपको करते रहना है उस बिजनेस को, लेकिन बीइंग अ इन्वेस्टर आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। बिकॉज यहाँ पे हम ये अजम्पशन नहीं रह सकते कि आईएफएल भी तो कुछ तो कर ही लेगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? उसके पीछे कुछ रैशनल होना चाहिए, सॉलिड। सो वो रैशनल ऑब्वियसली एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके पास नहीं है, बिकॉज अभी तो मैनेजमेंट खुद ही इसके लिए प्रिपेयर नहीं था कि 30% हमारा ये लोन बुक कंट्रीब्यूट कर रहा है ये वाला प्रोडक्ट, और कल को यही बैन हो जाएगा। अब मैनेजमेंट को खुद बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, कंप्लायंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। देन उसके बाद वो कैसे ग्रोथ रेट वो मेंटेन रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, एनपीए अगर क्या पता बढ़ जाए आने वाले क्वार्टर में, तो बहुत सारे इफ एंड बट है। सो इट इज मच 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 बेटर कि आप इतने सारे इफ एंड बट में स्टक हो, इससे अच्छा
ऐसे बिजनेस के ऐसे जब भी ऐसे केसेस हो, सो उन बिजनेस से आप एग्जिट करो, अपने कैपिटल प्रोटेक्ट करो। और 5-6 हज़ार कंपनीज है मार्केट में, हम खुद यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज को डिस्कस करते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली आप उनको स्टडी कर सकते हो, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। बट कैपिटल प्रोटेक्शन एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए, स्पेशली ऐसे केसेस में। बाकी आगे ऑब्वियसली ट्रैक करते रहेंगे, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, मैनेजमेंट अपना क्या क्लैरिफिकेशन देता है, उस पर भी ऑब्वियसली डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट एनालिसिस तो हमने किया ही था इस कंपनी का, रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 30% के आसपास की ग्रोथ थी, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हुई थी। आगे का आउटलुक अगले 2-3 साल का मैनेजमेंट ने वही दिया था कि 25-30% पे ग्रो करना चाहता है ये बिजनेस। आरओई भी इनका 20% के आसपास था, तो सारी चीजें बहुत अच्छी थी इस कंपनी के लिए। बट अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस कंपनी के लिए। तो वहां पे तो हमारा थीसिस चेंज होगा ही, इसी को एक्टिव इन्वेस्टिंग कहा जाता है। बाय एंड होल्ड वाला गेम जो है वो प्रैक्टिकली चलता नहीं है, ये सुनने में अच्छा लगता है। बट अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टेंटली बिजनेसेस को ट्रैक करो हर क्वार्टर में, उनकी क्या अपडेट चल रही है, बिजनेस में क्या नई चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज जहाँ पे आपने ट्रैक करना मिस कर दिया, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपके पोर्टफोलियो को एक बहुत बड़ा डेंट करेगी, एंड आपका जो कैपिटल है वो ऑब्वियसली बहुत नेगेटिवली हिट होगा वहाँ पे। तो ट्रैकिंग द बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसी से आप बिजनेस भी सीखते हो एक्चुअली, बिकॉज आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, आपको बिजनेस क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हम यहाँ पे करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, जो कि आई थॉट कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली जो फर्दर इस पे अपडेट आएंगी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी कॉन कॉल एनालिसिस भी पेंडिंग है आईएफएल का। सो ऑब्वियसली कॉन कॉल तो तब हुआ था जब ये चीज़ें थी ही नहीं, इस तरीके का बैन तो लगा नहीं था। सो बट उससे भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा था अगले 2-3 साल के लिए। सो वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।